Hello everyone, I am Prachi Gupta, Assistant Professor at IMT College of Law, Greater Noida. So today I'll discuss about the land laws of Uttar Pradesh. So there are a number of land law in Uttar Pradesh in which I will discuss a specific land law act or code which is Revenue Code 2006. सो आज हम जानेंगे रेवेन्यू कोड 2006 क्या है ना। इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, साइलेंट फीचर ऑफ दिस कोड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड एंड एट लास्ट द कंक्लूजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू कोड क्या है, लैंड लॉ क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे किसी भी प्लेस के लिए अलग अलग लॉज होते हैं। तो लैंड लॉ भी होता है। लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट, सेटलमेंट, इन सबको कवर करने के लिए, इनसे जुड़े हुए सभी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहला हमारा लॉ है, वो है रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड 2006। रेवेन्यू कोड 2006 आया तो 2006 में है, बट इम्प्लीमेंट होते होते काफी टाइम लग गया है। तो जानते हैं क्या है उत्तर प्रदेश कोड 2006। ये एक कोड है। कोड बेसिकली जैसे कि कई सारे लॉज होते हैं, अलग अलग चीजों को गवर्न करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो कोड की जरूरत तब पड़ती है जबकि बहुत सारे देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कोड एग्जिस्टेड ओनली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो यहाँ पे बहुत सारे लॉ, लैंड लॉ थे जो कि गवर्न कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जमीन से संबंधित मामलों को। तो चूंकि बहुत सारे ही लॉ हो गए थे, तो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि किस मामले को किस तरह से और कहाँ, किस लॉ के अंदर ये आता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सभी मामलों को एक जगह एक कोर्ट में यूनिफाइड करके उन्हें रिजॉल्व किया जाए। अलग अलग कोड होने से, अलग अलग लॉ होने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो इससे मुक्ति पाने के लिए रिजॉल्व कर रहा है, रिजॉल्व करके इन्होंने एक कोड बनाया है 2006। ये यूनिफाइड लॉ है, कई सारे लॉ को जोड़ के बनाया। जैसे कि आप सीआरपीसी जानते हैं, सीआरपीसी भी 73 से पहले बहुत सारे लॉज थे। अब वो प्रोसीजरल और लॉ जो भी क्रिमिनल कोड से रिलेटेड थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया और एक ही कोड बनाया गया जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसी तरह रेवेन्यू कोड 2006 भी अलग अलग मामलों को इकट्ठा करके एक जगह बनाया गया है। इससे पहले बहुत सारे लॉ थे, लगभग 39 लॉज थे। अभी हम इसमें बताते भी हैं, जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कोड 2006 कोड एप्लीकेबल। हाँ, सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में ही लागू होता है लॉ। It is applicable in Uttar Pradesh dealing with the matters related to number 1 land revenue, number 2 tenures, number 3 रिफॉर्म्स। इन तीन मैटर से रिलेटेड चीजों को ये कोड डील करता है। दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 16 चैप्टर एंड 234 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल। याद रखेंगे, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं उसके चैप्टर आप याद रखिए, सेक्शन को एक बार आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा समझना कि आप किस चैप्टर के अंदर कौन सा सेक्शन आप डील देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो चैप्टर अगर आपके माइंड में रहेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि वो सेक्शन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 16 चैप्टर 234 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। इट मिनिमाइजेस दी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेलिंग इन कोड लॉज। यही बात थी कि कोड लाने का यही यही कारण था कि जो भी कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन थी पहले लॉज को देखते हुए, उन सबको हटाना। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज रिप्लेस दी यूपी JRLR एक्ट। आप जानते हैं ना, जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950
उसे भी हटाया गया है। उसके साथ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 और उसके साथ 37, अभी जैसे कि बताया 39 और भी लॉज थे जिन्हें हटा के अमेंड करके एक ही जगह उसे एकत्र किया गया या यूनिफाइड कोडिफाई किया गया है, which had become absolute and were too complicated to adhere or comply as a whole. इतने सारे हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे. This new code provides a fine balance between the conversion of natural heritage and demand of land law for development activities. This act was assented by the President of India on 29 November 2012 as Act number 8 of 2012. देखिए टाइम बहुत लगा था, ये भले एक्ट 2006 में पास हुआ बट इम्प्लीमेंट होने में इसको काफी टाइम लग गया था, है ना. 6, 7, 8 साल के ऊपर लग गया था. जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं ये लॉज हैं, लैंड लॉस. जमीन जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उनसे जुड़े हुए मैटर को डील करता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक बार आप को थोड़ा सा बताएं. जब भी ब्रिटिश एरा था, आप सभी जानते हैं ब्रिटिश एरा में 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे. तो उसके अलावा प्रिंसली स्टेट थे. तो उस टाइम भी लॉज एप्लीकेबल थे, सब जगह अलग अलग लॉज एप्लीकेबल थे. तो यूपी भी किस पार्ट में आता है और उस पे कौन से लॉ एप्लीकेबल होते थे. तो इतने सारे लॉज अलग अलग हैं, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग लॉ चल रहे हैं, अपना पर्टिकुलर स्टेट जो है वहां पे अलग लॉ चल रहा है. तो ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का कारण था. ठीक है. तो उन सबको रिजॉल्व करके इतने सारे पुराने एक्ट को हटाते हुए the land revenue department was continuously facing various problems in implementation of different laws connected with the land, and at the time there was 39 enactments including the UPJDLR and land revenue, but some of the laws were either contrary to another or being applied for the specific area, and it was creating a lot of problem to the lawmakers as well as revenue officer, है ना. So therefore the UP government thought that all these laws shall be abolished and new combined code should be introduced within the state boundaries. Okay. Which can be simplified, easier, provide immediate justice to the landholders and all the other person who are completely dependent on the agriculture related to work for their livelihood and with their families. In order to achieve these goals, the legislature considered and introduced a new law, namely UP Revenue Code 2006, and receiving the assent from President of India, and got published in UP Gazette on 12th of December 2012, and it completely applicable on 11 Feb 2016. मतलब 2006 में आया और इसको completely implement होते होते काफी टाइम लगा, भले टाइम लगा बट इसमें इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है. ठीक है. ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. It has brought milestone change in the land law and provide a lot of benefit to the peasant landless person, rural poor person, artisan who are completely indulged in agriculture sector and its related activities. State government also take the initiative to reduce the number of dispute among the landholders, and right of every tenant holder can be determined at इनिशियल स्टेज. देखिए एग्रीकल्चर जो भी करने वाले कृषक थे उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रेवेन्यू ऑफिसर, कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, इन सबको ही इस कोर्ट से बहुत ही बेनिफिट मिला है. उनके सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हैं, लगभग 90% रिजॉल्व हुए हैं. फास्ट स्पीडी ट्रायल होने में भी मदद मिली है. और जो रिकॉर्ड अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में थे उसे कम से कम एक जगह एक ही मैकेनिज्म के थ्रू उसे प्राप्त कर सकते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग. ठीक है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था रेवेन्यू कोड इम्प्लीमेंट करने के पहले? क्या ऑब्जेक्टिव था कि हाँ इस वजह से ही हम ये एक्ट अपना लाएं. तो जानते हैं आप जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं
नंबर 1, प्रमोट द इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 38 39 के आसपास भी सोशल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस पाने के लिए, इक्वालिटी इक्विटी के लिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव जिसमें मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी आप रिलेट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल जो भी वहाँ पे मेंशन है, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब, इक्विटी, इसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 2, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस। जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में जमींदार होते थे, तो जिनके पास जमीन है तो उनके पास एंड नंबर्स ऑफ लैंड होते हैं थे, तो जो वंचित वर्ग था उन तक भी ये सुविधा पहुंच पाए, ये जमीन पहुंच पाए, तो इस एक्ट के थ्रू उन पे भी, उन्हें भी ये लैंड मिल सके और वो अपना काम या अपनी जीविका चला सके। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव टू इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मर्स। देखिए, जमीन होगी तभी वो उस पे कुछ काम कर सकेंगे और अपनी जीविका का अर्जन कर पाएंगे, तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। प्रमोट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर बात वही आ जाती है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप लैंडलेस पर्सन हैं, तो आप कैसे अपना पालन पोषण कर पाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपको जमीन की जरूरत है, इसलिए उस पे किस टेक्निक से आप फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड का और डेवलपमेंट कैसे हो सकेगा, तो ये चीज भी इस एक्ट में ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट है प्रमोट द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर की सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया कि उसका जो भी लैंड है किसी अन्य व्यक्ति के पास ना जा पाए, उसी के ही रहे। और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कहाँ कहाँ कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, वो सब इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है encourage more demand through the redistribution of income. encourage more demand through the redistribution of income. देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक छोटा टुकड़ा है लैंड का, उसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन से, भाई अगर सक्सेशन में वो पार्ट और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। इसलिए दोबारा से इसमें एक प्रोविजन भी है, दोबारा से उन लैंड को दोबारा से ही डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसमें जो भी इतने ज्यादा बाउंड्रीज आ रही है उसे और रिड्यूस करना, जिससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की इंक्रीज हो पाए। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है रिड्यूस द लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। जितना कम डिस्प्यूट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इसलिए जो भी मैटर कोर्ट में है उसे जल्दी ही स्पीडी ट्रायल से एंड करना। एट लास्ट वो कोर्ट में अगर पेंडेंसी है तो वो जमीन का कोई फायदा नहीं है, वो कोर्ट में ही पेंडेंसी की वजह से वो किसी काम का लैंड नहीं है उस टाइम पीरियड के लिए, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो इस तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, उसे खत्म करना, इनिशियल ही लेवल पे खत्म कर दिया जाए, जो कोर्ट में पेंडेंसी एक तो रहे ना, और दूसरी बात अगर कोर्ट में पेंडेंसी है तो स्पीडी ट्रायल से खत्म करना चाहिए। लास्ट है एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। ये तो सबसे पहला ही पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हाँ, एग्रीकल्चर या फार्मर को इस तरह से उनके शोषण से उन्हें बचाया जाए। ठीक है, देखिए साइलेंट फीचर में 2006 में काफी सारे प्रोविजन हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट में ओवरऑल 2006 के रेवेन्यू कोड में क्या क्या है यहाँ पे हमने बता दिया है। आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि स्टार्टिंग से ही हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। एक ओवरऑल एक हमने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 2006 में आप क्या क्या जानेंगे, किस किस पर डिटेल में बाद में बताया जाएगा, लेकिन हाँ इसके बारे में क्या क्या है, पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन में क्या है, इस कोड में अलग अलग जगह क्या क्या है, ये सब हमने यहाँ पे
शॉर्ट में मेंशन कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। The new code has provided benefit to all land owners, cultivator to upgrade the status in several ways by uplifting the economic, social standard in every phase of life, specifically to the weaker section of the society and remove all the economic backwardness. कॉन्स्टिट्यूशन में भी, प्रेम्बल में जैसा बताया, डीपीएस में बताया, सभी का स्टेटस एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होने चाहिए, है ना, और सोशल स्टेटस में भी अपग्रेड करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए बात को ध्यान में रखते लॉ मेकर्स ने ये कोड या एक्ट को पास किया है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। चलिए इसके फीचर में सबसे पहले जान लेते हैं। एक तो 16 चैप्टर है, उसमें 234 सेक्शन है। आपको स्टार्टिंग में बताया है इट हैज रिप्लेस 39 एक्ट्स व्हिच वर आइदर अनयूज्ड और इनइफेक्टिव एंड नॉट यूज्ड प्रेजेंटली इन दिस स्टेट। 39 का अब कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डिवीजन ऑफ लैंड इन मैप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यूजिंग मिनजुमला नंबर। ये सेक्शन 229 में डेफिनेशन क्लॉज में मिनजुमला नंबर के बारे में बताया गया है। ये अलग, अगर आपका लैंड है तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, तो इन रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है, कहाँ पे क्या क्या है, क्या मैप में किया जा रहा है, या फिर कौन से रिकॉर्ड्स हैं, इन सब के बारे में कोड में स्पेसिफिकली सभी डिस्क्राइब किया गया, सभी प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे कि आपके मकान नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पे मिनजुमला नंबर बताया जाता है और उस आधार पे आपके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं लैंड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेंशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू डिवीजन, सेपरेट कैडर फॉर रेवेन्यू ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जैसे कि कोई भी स्टेट है, स्टेट में उस स्टेट के अंदर कैसे क्या क्या उस स्टेट में अंदर कैसे डिवीजन किया जा रहा है कि भाई पहले मंडल आता है, कमीशन आता है, या डिस्ट्रिक्ट आता है, परगना आता है, विलेज आता है, वो सब कैटेगरी इस एक्ट में बताई गई है कि हाँ ये पर्टिकुलर क्षेत्र कमीशन है, इसका हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट है तो इसका हेड कौन है ना, और डिस्ट्रिक्ट के तहसील है तो इसका हेड कौन है। तो पर्टिकुलर वो डिवीजन में एरिया की डिवीजन और उसे हेड कौन कर रहा है, ये सब, इस सब के बारे में प्रोविजन हमारे बैरक में मिलेगा आपको। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सेपरेट जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 11, 12, 13। ठीक है, सब क्लॉज 5, 5 और 13 के बी में बताया गया। जैसे कि सीआरपीसी के स्टार्टिंग चैप्टर में आपने देखे होंगे सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनके बारे में सभी जानकारी मिलती है। वैसे ही इस कोड में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आपके ऑफिशियल्स या फिर आपका टेरिटरी जुरिडिक्शन कहाँ तक है और आप क्या क्या आपकी पावर है जो आप एक्सरसाइज करेंगे, वही सब बातें सेम इधर भी रेवेन्यू कोड में स्टार्टिंग के सेक्शन में बताई गई है, जैसे कि स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट कोड प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अर्ली डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केसेस। ठीक है, जल्दी ही डिस्पोज हो पाए इसके लिए सेक्शन 13(6) में बताया गया है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट एंड द राइट टू रिकवर द डैमेज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्री मार्क्स। बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री क्या है, इसके सेटलमेंट से रिलेटेड सभी सेक्शन स्टार्टिंग के सेकेंड मतलब नेक्स्ट चैप्टर में सेक्शन 20, 22, 24 तक और आगे भी सेक्शन है, वहां पे ये सब मेंशन किया है, स्पेशली बाउंड्री मार्क्स और बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट से जुड़े हुए मैटर। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ नेम ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर बाय सेल, विल और गिफ्ट, ये सेक्शन 33 से 35 के बीच में। जैसे कि कोई मर गया है फैमिली मेंबर, तो उसके बाद सक्सेशन में प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, क्या उनका नाम भी चेंज करवाना है आपको जाके रिकॉर्ड्स में, ये भी जरूरी होता है। तो उन सब से रिलेटेड सभी प्रोविजन 33, 34, 35 के आसपास लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है issuance of records of rights named as Kisan Bahi to every tenure holder by revenue officer section
41 में किसान दही के बारे में बताया गया, जिसमें कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर पर्सन और उसके लैंड के बारे में, कि वो उसका लैंड कहाँ है, कितना है, कैसे है, सभी जानकारी किसान दही में रहती है। किसान दही पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिक फी देने पे मिल जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूजुफैक्चरी and hereditary rights of the person who has planted trees on land of पर्पस और पंचायत लैंड। देखिए ये इस तरह की राइट्स हैं जो कि एक ऐसे एरिया पे, मान लीजिए कि वो कोई पंचायती भूमि है, ठीक है, पंचायती भूमि पे या फिर कोई पब्लिक लैंड है, वहां पे आपने कोई ट्री लगा दिया है ना। तो चूंकि वो एक पब्लिक लैंड है, ये पंचायत की भूमि है, तो वहां पे अब कुछ टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ उसमें आपके राइट आप क्लेम कर सकते हैं, भले वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, बट क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आपको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रक्चुअरी एंड hereditary rights of the person. It also limits the property of the land in Uttar Pradesh only in 4 classes. भूमिधर with the with trans, हाँ देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के पर्सन हैं, उनके प्रॉपर उनके लैंड जिस तरह के हैं और उनके क्या राइट्स हैं, उस आधार पे इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि भूमिधर विद द ट्रांसफरेबल राइट्स है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, और आसामी गवर्नमेंट प्लेसिंग, ये सभी कैटेगरी है पर्टिकुलर पर्सन की, उनके राइट्स और प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। द नॉन ट्रांसफरेबल राइट ऑफ भूमिधर शैल एक्वायर भूमिधर राइट्स आफ्टर दी 5 ईयर। देखिए 5 साल बाद जो भी नॉन ट्रांसफरेबल राइट है भूमिधर का, उसे भूमिधर के राइट्स मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड 5 ईयर के बाद। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज लैंड बाय दी by Bhumidhar and get the declaration for residential, commercial, industrial purpose for competent authority। डिक्लेरेशन का भी राइट होता है, कौन से प्रकार का उन्हें प्रॉपर्टी है, ये भी डिक्लेरेशन के राइट है, सेक्शन 80 में मेंशन किए गए। It provides opportunity to Bhumidhar to let out his land or part thereof on lease in favor of person, registered company, firm, trust, agriculture, etc. for the agriculture or installation of generate the solar electricity। देखिए इसमें कुछ टफ नहीं है, अपना लैंड किसी को भी दे सकता है, किसी भी अलग अलग पर्पस के लिए। Next, it provides provision for settlement of abadi sites in favor of SC, ST, OBC, EWS whose house was existing on the date of informants or यूपी रेवेन्यू कोड। पर्टिकुलर लोगों के लिए आबादी साइट मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया, उन लोगों के लिए भी भूमि की व्यवस्था की गई। इट ऑल्सो गिव द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ अनमैरिड डॉटर, थर्ड जेंडर इशूड इन सक्सेशन, इन दोनों का भी ध्यान रखा गया है। इट ऑल्सो डिस्क्वालीफाई द मैटर फ्रॉम द इनहेरिटेंस, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इसी तरह का एक प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 के आसपास मेंशन किया गया है, जहाँ पे मर्डर, जो भी मर्डरर होता है उसका राइट्स उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने का नहीं रह जाता, वैसा ही 114 में भी बताया गया है। इट ऑल्सो tries to empower widow of physically disabled person at the time of grant of agriculture lease by the land management committee। land management committee जब भी लीज पर देती है भूमि, तो वो प्रेफरेंस में इन दोनों को रखेगी, विडो ऑफ फिजिकली डिसेबल पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो पे वे टू कॉन्स्टिट्यूशन जिला पंचायत कमेटी का भी गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, इट ऑल्सो गिव पावर टू अटैच द बैंक अकाउंट एंड बैंक लॉगर। देखिए अगर एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर आप गवर्नमेंट के पैसा मतलब गवर्नमेंट का कुछ भी डेप्ट आप पे है, तो वो आपका अकाउंट अटैच कर सकता है। आप सीपीसी में भी पढ़े होंगे, अटैचमेंट भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है ना।
तो वैसा ही प्रोविजन यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। इन केस ऑफ फेलियर टू डिपॉजिट फी फॉर मोर देन 6 मंथ रिलेटेड टू गवर्नमेंट लीज प्रॉपर्टी एविक्शन प्रोसीजर इट आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस। देखिए यहाँ पे एविक्शन की बात कर दी गई, अटैचमेंट तो होगा आपके साथ, और 6 मंथ पे नहीं करने के बाद आपके साथ अटैचमेंट के साथ ही साथ एविक्शन का प्रोसीजर भी फॉलो किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड, ये कोड आप जैसे जानते हैं कि यूपी पे अप्लाई होता है, बट एक्सेप्ट द चैप्टर 8 और 9 ऑफ द कोड ऑल द प्रोविजन अप्लाई करते हैं यूपी में, ठीक है। और चैप्टर 8 और 9 आर एप्लीकेबल ओनली टू सच एरिया वेयर एनैक्टमेंट एज स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 आर एप्लीकेबल। शेड्यूल 1 में जो भी लॉ थे खासकर 1925 में, बस उन जहाँ पे वो अप्लाई करते हैं वहीं पे चैप्टर 8 और 9 अप्लाई करेगा। एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड ऑफ द कोड टू न्यू एरियाज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कोड इफ न्यू एरिया आर एडेड टू द टेरिटरी, कोई नया एरिया ऐड हुआ है। नंबर 2, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के भी अपना प्रोविजन पर्टिकुलर एरिया में एक्सटेंड कर सकती है। नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो मॉडिफाई और अमेंड अल्टर सच नोटिफिकेशन, और उसमें चेंजेस कर सकती है। इस तरह से वो मान लीजिए कोई नया एरिया और ऐड हो गया है अपने स्टेट में, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उस जगह पे भी, उस एरिया में भी अपना रेवेन्यू कोड या फिर पर्टिकुलर कोई भी एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है उसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। एट द कंक्लूजन we can say that by giving these special specific and easy provision in UP Revenue Code 2006, the legislator have changed the whole land revenue and management system in the state. This code is enacted having the aim of immediate doorstep justice to the poor or strict person who are not familiar with the technicalities of the law and runs from the pillar to post to get the justice from one court to another. देखिए इसका पर्पस यही था कि फार्मर के शोषण से उन्हें बचाया जाए, उन्हें जस्टिस मिले, है ना। और जो भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके सभी लैंडलेस को भी लैंड मिल पाए, और जो प्रोडक्टिविटी घट रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की उसे और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, है ना। चलिए ठीक है, आपका एक्ट यहीं भी खत्म होता है। नेक्स्ट सीरीज में अगर होगा तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को आगे कवर करें। थैंक यू।